Hello students, this is Sunny Dev and today I am going to discuss the civil disobedience movement. तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, जो लास्ट लेक्चर था उसमें से ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का यह 5वां लेक्चर है। और लास्ट जो लेक्चर था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में था कि किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इसी दौरान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था कि जो यूपी में गोरखपुर में जो किसान के द्वारा बाजार में हड़ताल किया जा रहा था, तो वहां पर ये धीरे धीरे वायलेंस हो गया। पीसफुली मूवमेंट चल रहा था, शांतिपूर्वक स्ट्राइक हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब इसको क्या कर दिया कि पुलिस ने जब इसको लाठी चार्ज किया गया, लोगों को मना किया गया, रोका गया आंदोलन करने से। तो इसके दौरान क्या हुआ कि जो किसान थे, वो पेजेंट्स जो थे वो एग्रेसिव हो गए और अटैक कर दिया, मतलब कि वायलेंट हो गया, अग्रेसिव क्रोधित हो गए। और जो शांतिपूर्वक नॉन वायलेंसली, गांधी जी का मानना था कि जो मूवमेंट करेंगे वो नॉन वायलेंट करेंगे, लेकिन अब क्या हो गया कि गुस्से हो गया। गुस्से होने के कारण लोग अटैक कर दिए थाना पे। एक जगह था चौरी चौरा, पता कि फरवरी 1922, तो फरवरी 1922 को क्या हुआ कि जो चौरी चौरा क्या है, एक जगह है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर। तो ये यूपी में चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर, और गोरखपुर में ये क्या हो गया कि वायलेंट हो गया मूवमेंट। और वायलेंट होने के बाद क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा, उस पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि एक इंस्पेक्टर के साथ और जो है 21 पुलिस वाला, यानी कि 22 पुलिस वाले इसमें मारे गए। इससे जो गांधी था, क्या था, गांधी जो क्रोधित हो गया, मतलब कि गांधी जी को दिल पे ठेस पहुंचा और उन्होंने क्या हुआ, दुखी हो गए। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, रोल्ड बैक। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोल्ड बैक कर दिया, मतलब जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या कर दिया गया, वापस कर लिया गया। उसके बाद क्या था, तो ये तो था क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस हो गया था। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी को लगा कि जो कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए, लेकिन शांतिपूर्वक के जगह पर बहुत सारे इलाकों में वो वायलेंट हो गया। तो गांधी जी ने अनुभव किया, क्या अनुभव किया कि जो सत्याग्रही है, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उन लोगों को एक मास, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। तुरंत जो है एग्रेसिव हो जाते हैं, उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। ये फील किया किसने? महात्मा गांधी ने ये फील किया। और क्या हुआ कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे जो क्या करते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि जो मतलब कि जो भारत अधिनियम एक्ट, जिसको बोलते हैं इंडियन एक्ट 1919 का, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत, 1919 एक्ट के तहत जो प्रोविंशियल काउंसिल बना था, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। कौन? कांग्रेसी। तो कांग्रेसी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। जो भारत अधिनियम एक्ट, जो अधिनियम बना था 1919 का, 1919 का, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो इसके तहत जो प्रोविंशियल काउंसिल बना था, उस काउंसिल में क्या करना चाहता था, ये पार्टिसिपेट करना चाहता था कांग्रेसी, और उसी में पार्टिसिपेट कर करके ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है उसका विरोध करना चाहता था। और क्या हुआ कि इसके बाद 1922 में ही स्वराज पार्टी बनाया गया। स्वराज पार्टी बनाने वाला लीडर्स कौन था? तो मोतीलाल नेहरू। एक मोतीलाल नेहरू था, दूसरा नाम था CR दास। क्या नाम था? CR दास।
ये क्या है नाम, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी बनाया। क्या बनाया, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का मतलब क्या हुआ, स्वराज का मतलब स्व मतलब अपना, सेल्फ जिसको बोलते हैं, स्व मतलब अपना सेल्फ, और राज मतलब रूल, तो सेल्फ रूल, सेल्फ रूल को ही स्वराज बोलते हैं, अपना राज, अपने से राज करना। तो ये स्वराज पार्टी बनाने वाला लीडर्स कौन था, तो 1922 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1922 में। किसने बनाया था, तो ये बनाने वाला था मोतीलाल नेहरू और कौन था, चित्तरंजन दास, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CR दास। तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाया था। कब बनाया था, 1922 में। लेकिन इसके साथ जो यंगर लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ये जो यंगर लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो जो यंगर लीडर थे, यंग थे, अब यंग है, गर्मी खून में ज्यादा होगी, और वो लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। ये लोग तो अपना रूल की बात कर रहे थे, अभी बात ही कर रहे थे, और अभी पार्टी बनाया था। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारे यंग लीडर थे, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। वो क्या चाहते थे, तो ये लोग जो थे ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से आजादी चाहते थे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, यानी फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। और इसके लिए क्या करते थे कि ये जो फुल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ये फुल इंडिपेंडेंस जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, उसके बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स था, इंडियन पॉलिटिक्स जो भी था, बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो इसके साथ क्या हुआ कि इसके बाद ये तो हो गया, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के दशक में जो हुआ था, 1921 में, इसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा। कहता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में पड़ा। इंडियन इकोनॉमी जिसको बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ा। वह क्या था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जब मतलब कि विद्रोह किया गया था, बॉयकॉट किया गया था फॉरेन ग्रोथ का, साथ ही साथ बहुत सारे, तो यहाँ इंडिया के पास उतने जो लोग थे मिडिल फैमिली के थे, तो उतने एफर्ट नहीं कर पाते थे। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ के इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। 1926 के बाद 1930 तक की बात करते हैं हम। तो 1926 के बाद जो इंडियन एग्रीकल्चर्स की बात करते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो डाउनफॉल की ओर बढ़ने लगा। मेन कारण क्या था कि प्राइसेस कम हो गया। जो अनाज था, क्रॉप था, ग्रेन था, ग्रेन का प्राइसेस बहुत ही कम हो गया। अब ग्रेन का प्राइसेस कम होने के कारण क्या हुआ कि जैसे ग्रेन का प्राइस कम हो गया, तो जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, किसान जो थे, वो कम प्राइस होने के कारण जो आसानी से एक अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी उसके अनाज का। तो जब अच्छे कीमत नहीं मिल पाएंगे तो वो बेचेंगे कम कीमत पे, और कम कीमत पर बेचेंगे तो फिर किसान क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वो गरीब हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया कि कम कीमत पर बेचने के कारण मजबूर होना पड़ा किसानों को, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, पूरा कम हो गया। और प्राइस हम कम होने जाने के साथ साथ जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो इंडियन किसान थे, जो भारतीय किसान थे, जो अनाज का एक्सपोर्ट कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे, वो कम हो गया, वो डाउनफॉल की ओर चला गया। तो वो जब कम हो गया, प्राइसेस कम हो गए, तो इसको अब अनाज जो है उसको बेचना मुश्किल होने लग गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि प्राइसेस पूरा कम होते होते क्या हो गया कि 1930 आते आते इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गया। अरे ये पूरा पूर्ण रूप से मतलब कहा जाए तो समाप्ति की ओर चला आया। इससे क्या दिक्कतें हुई कि जब कम प्राइस में बेचेंगे अनाज को, पैसे कम मिलेंगे, और पैसे कम मिलेंगे तो क्या क्रिएट होगी प्रॉब्लम, बात आती है लैंड रेवेन्यू का। किसकी बात आती है, लैंड रेवेन्यू। तो जो फार्मर्स थे जो रेवेन्यू पेड कर रहे थे, अब ये रेवेन्यू पेड करना मुश्किल हो गया कि पैसे कम मिल रहे हैं। जब पैसे कम मिल रहे हैं फिर रेवेन्यू कैसे पेड होगा, ठीक है।
तो ये था किसका, ये था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अब हम बात करते हैं, ये सब अभी क्या है, अभी सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ नहीं है, अभी सिविल डिसोबीडियंस की ओर बढ़ रहा है। डिसोबीडियंस इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, डिसओबीडियंस की ओर बढ़ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ। इसके बाद क्या था फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। देखिए इंडिया में जो डोमिनियन स्टेटस था, जो काउंसिल, जो प्रोविंशियल काउंसिल था, तो उसके नेक्स्ट रिफॉर्म्स से रिलेटेड, नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था, जो संवैधानिक रिफॉर्म्स थे, उससे रिलेटेड बातों को डिस्कस करने के लिए एक कमीशन गठन किया गया। क्या किया गया? एक कमीशन गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? सर साइमन के नेतृत्व में। तो जो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया 1927 में। कब किया गया? लिख देते हैं यहाँ पे कि जो सर साइमन कमीशन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में। इसको इंडिया आना था 1929 में। आना कब था इसको इंडिया? 1929 में। ठीक है, इंडिया आना था 1929 में, लेकिन ये आ गया 1928 में। ये आ गया 1928 में। तो इसके लिए जो इंडियन लीडर्स थे, जो प्रोविंशियल में लीडर्स थे, कांग्रेस थे, इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, कोई भी काम नहीं है। अब सपोज दैट आपको काम दिया गया कि इस दिन ये क्लास का रूटीन में ये सब्जेक्ट रहेगा, तो उस दिन एग्जाम हो रहा है। एग्जाम में मान लीजिए कि एग्जाम में कोई डेट दिया गया, उस डेट को आपका एग्जाम में होने वाला है साइंस, और उस दिन पेपर साइंस का नहीं लिया गया, उसके 2 दिन पहले ले लिया जाए, तो इसमें क्या होगा? गुस्सा आएगा, एंग्री होंगे, क्योंकि जो टाइम था, आप उस टारगेट लेकर के, जो टाइम था उस टाइम को टारगेट बना करके प्रिपेयर कर रहे थे अपना। इन पहले लिया जाए तो फिर तो समझ ही रहे क्या करना है। तो ये टाइम था 1929 में आने का, आ गया 1928 में। एक कारण ये था इसका बॉयकॉट करने का। दूसरा कारण क्या था? जो 7 मेंबर्स थे उसमें एक भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया। जो 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन का 7 मेंबर्स थे, सभी ब्रिटिशर्स थे, व्हाइट थे, उसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं। इसके कारण इंडियन इसका क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। जब आया तो मुस्लिम लीग, साथ में कांग्रेस, ये सब मिलकर के क्या कर दिया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये स्लोगन लगाया गया। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। और इस स्लोगन के साथ बैनर में, जैसे होता है ना कि बैनर लेते हाथ में टांग करके, तो वैसे बैनर लेकर के साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए उसका बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया। तो इस तरह साइमन का बहिष्कार किया गया। और साइमन के बहिष्कार करने के साथ ही साथ क्या हुआ कि इससे लोग गुस्से हो गए। लोग गुस्से हो गए मतलब पुलिस, क्या हुआ कि पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दिया। पुलिस ने क्या करवा दिया? लाठी चार्ज। अब लाठी चार्ज के दौरान क्या हुआ कि एक था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के दौरान गहरी चोट आई, और इस चोट के कारण 1 महीने के बाद, इस चोट के कारण 1 महीने के बाद क्या हुआ कि इसका मतलब कि जो 1 महीने के बाद, जो 17 नवंबर 1928 को, 17 नवंबर 1928, 1 महीने के, लगभग 1 महीने के बाद, लाठी चार्ज के 1 महीने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो ये था साइमन कमीशन। क्या था? साइमन कमीशन। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। यदि क्लियर, कोई भी पॉइंट्स क्लियर नहीं होता तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि उस पॉइंट को भी दोबारा क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। अब क्या था
कि लाहौर सेशन चल रहा था कांग्रेस का, और लाहौर सेशन में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट था, मतलब कि एक यहाँ उस टाइम का जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन था, इससे डिमांड किया गया पूर्ण स्वराज का। किसके डिमांड किया गया? पूर्ण स्वराज का, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो जवाहरलाल नेहरू का था कि दिसंबर 1929 में क्या हुआ था कि जब इरविन ने घोषणा किया कि पूर्ण राउंड टेबल, राउंड मतलब गोल, टेबल मतलब मेज, गोल मेज सम्मेलन, तो राउंड टेबल जो होगा 1929 में घोषणा किया कि राउंड टेबल होगा, उसमें सभी को पार्टिसिपेट करना है। लेकिन दिसंबर 1929 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें डिसाइड किया गया था किसका, कि जो राउंड टेबल होगा उसका बहिष्कार करना है। क्या करना है? बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है। और क्या कर दिया? ये डिक्लेयर कर दिया पूर्ण स्वराज का। किसका डिक्लेयर कर दिया? पूर्ण स्वराज का। और की जो एक गोल था, पूर्ण स्वराज सिविल डिसोबीडियंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी को, देखिए दिसंबर 1929 में क्या हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था, बैठक हुआ था लाहौर में। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज डे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो गया, पूर्ण आजादी का जो दिवस था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है वो इसी डेट को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि रिपब्लिक डे जो मनाते हैं वो 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन ये क्यों, जो रिपब्लिक हमारा देश हुआ 26 जनवरी को क्यों हुआ था, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अडॉप्ट किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। क्या मनाया गया था? इंडिपेंडेंस डे। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी कारण से 26 जनवरी 1930 के डेट पर ही क्या किया गया कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया। ये था डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। क्या था? डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। अब हम बात करते हैं कि 11 डिमांड क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं 11 सूत्री मांग। किसका? गांधी का 11 डिमांड क्या था? 11 डिमांड ऑफ गांधी। किससे डिमांड किया था? तो गांधी जो था इरविन को, लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था। क्या लिखा था? लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था। कब लिखा था? 31 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को क्या मनाया गया था? आजादी मनाया गया था, पूर्ण इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। और 11 डिमांड, जिसे जो भी इंडियन के साथ जो गलत हो रहा था, उस रॉन्ग्स को सुधारने के लिए गांधी जी ने एक लेटर लिखा। लेटर में क्या था कि जितने भी, अब डिमांड में क्या था? पहला डिमांड था टोटल प्रोविजन। टोटल प्रोविजन का मतलब क्या हो गया? जैसे हो गया शराब पे, क्या जो लिक्विड था, शराब पे जो टैक्स लग रहा था उसकी बात करते हैं, या तो फिर जैसे जो भी मतलब कि पेय पदार्थ था, शराब पी रहे थे लोग, ये सब पर पूर्ण रूप से बंदी, शराब बंदे की बात कही गई कि पूर्ण रूप क्या होगा? प्रोविजन किया जाए, लिक्विड को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, शराब पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। कहता लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन, कि 1930 में तो अभी बताए हैं कि 1930 में क्या हुआ था कि पूर्ण रूप से कोलैप्स कर गया था जो इकोनॉमी था, लैंड रेवेन्यू लोग पे नहीं कर पा रहे थे। तो वही बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। साल्ट टैक्स जो घर घर का कहानी था कि सभी घर में साल्ट यूज की जाते हैं, तो साल्ट टैक्स खत्म करने की बात कही गई, एवोल्यूशन करने की बात कही गई कि जो नमक पर जो टैक्स लगाया गया, इस टैक्स को समाप्त कर दिया जाए। उसका कहता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर और सिविल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था था हमारे देश का, उस पर
या तो फिर मिलिट्री पर, तो हमारे देश का नहीं, मिलिट्री किसका था, ब्रिटिश का। तो मिलिट्री और जो प्रशासनिक व्यवस्था था, तो सिविल एक्सपेंडिचर था, उस पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था। तो उस खर्च को कंट्रोल करने की बात कही गई कि उसको कम किया जाए। इतने अधिक जो खर्च किए जा रहे हैं मिलिट्री पे, उतना खर्च नहीं किया जाना चाहिए। और क्या था कि ब्रिटिश अपना जो फॉरेन क्लॉथ मंगाता था, विदेश से जो कपड़े मंगाते थे, उस पर उसको कोई कस्टम ड्यूटीज, कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि जब टैक्स नहीं देगा वो लोग और सिर्फ टैक्स इंडियन से ले रहा था, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रेशराइज था वो किसके ऊपर आ रहा था, इंडियंस के ऊपर आ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में क्या था कि ऐसे कंडीशन में जो ड्यूटीज लगाने की बात कहेगी कि नहीं हम सिर्फ टैक्स क्यों देंगे, जो अदर कंट्री से जो फॉरेन क्लॉथ जो यहाँ इंडिया में वापस बुला करके बेचा जा रहा है, उस पर भी टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे डिमांड्स थे, तो मैंने इंपॉर्टेंट डिमांड्स डिस्कस कर दिया। तो ये किसका था, ये डिमांड था, किसका डिमांड था, गांधी जी का 11 डिमांड था। और भी डिमांड में से एक आता है कि जो भी प्रिजनर्स थे, जो भी कैदी को बंद कर लिया गया था, कैदी को बंद कर लिया गया था, उसको छोड़ा जाए। ठीक है, इसके बाद आता है साल्ट मार्च। अब क्या हुआ कि ये सब डिमांड रखा गया, ये सब डिमांड रखा गया किसके अगेंस्ट, तो इंडियंस जो गांधी जी डिमांड रखे थे लॉर्ड इरविन के समक्ष। और इसका टाइमलाइन जो था वो क्या हुआ कि 1929 में उसका डेडलाइन समाप्त हो गया। किसका डेडलाइन, इसका जो डेडलाइन था डिमांड्स का, वो डिमांड्स पूरा नहीं किया और 1929 को डेडलाइन इसका समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस डेडलाइन समाप्त होने के साथ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के अगेंस्ट गांधी जी ने डिसाइड कर लिया, अब यहां से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस। ठीक है, तो गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था, तो क्या डिसाइड किया था भाई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनके जो एक्सेप्टेंस थे, जो डिमांड्स थे, उसको पूरा नहीं किया और 1929 को डिमांड्स का जो था वो डेडलाइन समाप्त हो गया। इसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि पूरे देश में घर घर में यूज होता है साल्ट, और यदि हम साल्ट को ही एक मुद्दा बनाएं तो हमारा जो मूवमेंट है वो कुछ ज्यादा सफल हो पाएगा। घर घर में साल्ट है, यदि साल्ट से हम मूवमेंट को जोड़ेंगे तो घर घर से सपोर्ट मिलेगा। और ये सोच कर उन्होंने क्या कर दिया, साल्ट मार्च। क्या किया, साल्ट मार्च। अब ये साल्ट मार्च की बात करते हैं कि जो अभी तक जो ये सब घटनाएं घटी, इतना ये सब इफेक्टेड नहीं हुआ था, ये सब इफेक्टेड नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा इफेक्टेड क्या हुआ था, तो हुआ था साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था वो था साल्ट मार्च। कहता है कि 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च देखो 12 मार्च क्या हुआ, हाँ यहाँ कि 31 मार्च जनवरी 1930 को, कुछ उल्टा बता दिया लगता है। ठीक है, 31 मार्च जनवरी 1930 को क्या हुआ था, तो उन्होंने डिमांड्स रखे थे और डिमांड्स के कारण क्या हुआ था कि इस डिमांड्स के कारण पूरा नहीं हो पाया। और 12 मार्च 1930 को, इसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने साल्ट मार्च किया। साल्ट मार्च कब किया कि एक साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया। कहां तक, डांडी, डांडी जो गुजरात कोस्ट में है, गुजरात कोस्ट में साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में, 78 फॉलोअर्स के साथ में। और 24 डेज के बाद 6 अप्रैल को कहता है कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था चलना। अपने 88 जो उसके समर्थक थे, फॉलोअर्स थे, उसको लेकर के, और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे थे। लगभग 240 माइल, कितना माइल था, 240 माइल्स की डिस्टेंस 24 दिन में इन्होंने कवर किया।
चले 78 फॉलोअर्स के साथ में, लेकिन नहीं कहता है कि चलते गए कारवां बनते गया। अकेले निकले थे लेकिन साथ में हजारों लोग, औरतें, जवान, लड़के, स्टूडेंट सब क्या हो गए, जुड़ते गए। तो इस तरह से साल्ट ऊपर पहुंचे डांडी, और डांडी पहुंच करके उन्होंने क्या किया, नमक बनाया। और जो नमक पर टैक्स लेता था गवर्नमेंट, विदाउट टैक्स पे किए हुए, यानी कि इलीगल रूप से क्या हो गया, इलीगल हो गया। जो कानून था उसके अगेंस्ट जाके नमक बनाया और टैक्स का विरोध किया कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे। तो यह था क्या, यह था। इसके साथ क्या था कि साउथ की बात करते हैं, मलाबार कोस्ट में बात करते हैं, तो तमिलनाडु में साल्ट बना करके जो लीडरशिप, वहां पर भी साल्ट बना के उसके गांधी जी के समर्थन में बनाया गया। और वहां पर भी जो लॉ था, जो कानून था, उस साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। तो वहां पर जो लीडरशिप कर रहे थे वो कर रहे थे श्री राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में कौन थे, तमिलनाडु में थे श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इस तरह से साल्ट मूवमेंट हुआ। अब साल्ट मूवमेंट के साथ साथ क्या हुआ कि जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब रीजन में जो फॉरेस्ट लॉ था, जो बनाया गया था फॉरेस्ट लॉ, कि लोगों को अंदर आना, जंगल में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया था, एंट्री बैन कर दिया गया था। तो एंट्री बैन कर दिया गया था, तो उसके अगेंस्ट भी क्या हो गया कि लोग कानून तोड़ना शुरू कर दिया। डिसओबीडियंस मतलब उसकी आज्ञा को पालन नहीं करना, तो वहां पर भी कानून ब्रेक करना शुरू कर दिया और लोग जंगलों में जाना स्टार्ट कर दिए। साउथ में क्या होता था कि जगह जगह पर टैक्स द्वारा, देश के कई सारे पार्ट में टैक्स जो रेवेन्यू पे कर रहे थे, रेवेन्यू पे करना बंद कर दिया गया। और जो ईस्ट पार्ट में चौकीदारी, तो चौकीदारी एक प्रकार का टैक्स था, तो जो चौकीदारी टैक्स पेड करते थे वो टैक्स पेड करना बंद कर दिया। तो इस तरह से देश के हर एक पार्ट में क्या होने लग गया कि जो उसका ऑर्डर था, ऑर्डर को फॉलो, जो ऑर्डर था उसको फॉलो करना बंद कर दिया, यानी कि उसके सभी जगह पर कानून जो था उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिए, लॉ ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से साल्ट मूवमेंट जो था, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, स्टूडेंट्स सभी ने मिलकर के किया। शराब के लिए जो क्या था कि जैसे कि बात करते हैं कि इसके दौरान क्या हुआ कि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका में क्या हुआ कि महाराष्ट्र, कर्नाटका में शराब था उस पर बंदी करवाया गया। और जो इस साइड में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, सॉरी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जहां पर पठानों को एक साथ लाने का काम किया खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको लोग फ्रंटियर गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। क्या है, एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, इसको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये वहां का गांधी था, फ्रंटियर गांधी था, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न के गांधी इसको माना जाता है। तो इस तरह से पूरा क्या है, एक बहुत लार्ज मूवमेंट था साल्ट मार्च, मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद की बात करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लीगल रूप से उसको विरोध करना था ब्रिटिश को, एक शहरों तक एक लिमिट था। लेकिन जो डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये एक लार्ज स्केल पे था और ये इलीगल था। क्या था, इलीगल, ये कानून को तोड़ करके पूरे, यानी कि वो था कि उसमें कोऑपरेट नहीं करना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना है, उससे थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन साल्ट मार्च के दौरान क्या हुआ, मतलब कि जो डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसमें हर तरीके से, सभी तरह से उसका विरोध किया गया और उसको अपंग बना दिया गया। जो ब्रिटिश था उसको, अर्थव्यवस्था को, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, उसको एक पूर्ण रूप से उसको एक कोलैप्स करने की ठान ली थी। ठीक है, ओके। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो गांधी इरविन पैक्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।